ओके, स्क्रीन रिकॉर्डर भी ऑन। चलिए शुरू करते हैं। कुछ पढ़ाई किया आप लोग? क्लिनिकल साइकोलॉजी जो वीडियो देखा था फर्स्ट वीडियो पे। हाँ, एक बार मैं उसको कवर करते हैं, ठीक है ना? करें उसको। तो एक बार आप फिर से कवर कर लेते हैं, मोटा मोटी थोड़ा सा हल्का फुल्का, तो जानकारी हो जाएगी। एक्चुअली हम लोग क्लिनिकल साइकोलॉजी शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना? तो पहला जो था मेरा, उसमें हम शायद बताए थे कि क्लिनिकल साइकोलॉजी और बाकी जो रिलेटेड फील्ड है उसमें क्या क्या डिफरेंस था, ये बताए थे। यही था। हाँ, तो वही सब जो आपने वीडियो में देखा है। मेनली जो है, देखिए क्लिनिकल साइकोलॉजी जो है, क्लिनिशियंस हैं, ये क्लिनिकल बेस्ड है। तो यहाँ पर क्लिनिकल प्रैक्टिस होती है। बाकी किसी साइकोलॉजिस्ट में क्लिनिकल प्रैक्टिस नहीं करते। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट वाले जो हैं वो क्लिनिकल प्रैक्टिस करते हैं। तो इस वाले जो यूनिट है, इसमें हम लोग सब पढ़ेंगे कि क्या क्या टाइप की थेरेपी होती है, किस किस टाइप की जो मेंटल डिसऑर्डर में कौन कौन सा थेरेपी, कैसे थेरेपी दी जाती है, क्या टेक्निक है, कितने प्रकार के थेरेपी है, ये सब सारा हम लोग कवर करेंगे। और जो मैं बताया था, उसमें आप लोगों को बताया था कि साइकेट्रिस्ट, बहुत लोग बोलते हैं, बहुत सारी चीज मिला जुला रहता है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को लोग साइकोलॉजिस्ट बोल देते हैं। तो ये सब डिफरेंसेस में उसमें वीडियो में कवर किया हूं मैं, फिर एक बार थोड़ा बहुत आपको बता देते हैं हम लोग कि एक साइकेट्रिस्ट में और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट में डिफरेंस समझ में आया है क्या है? साइकाइट्रिस्ट और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, बताइए, बताएगा कोई? हम्म। हम्म। वो दवाई नहीं दे सकते, सबसे बेसिक डिफरेंस यही है कि वो साइकेट्रिस्ट जो होते हैं वो फिजिशियन है, सिंपल है, वो फिजिशियंस है। लेकिन हाँ, हम्म, हाँ, वो फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए ऑथराइज्ड है, तो ब्लड टेस्ट कर देंगे, एमआरआई करवाने के लिए कह देंगे, ब्रेन की स्कैनिंग कह देंगे, भाई जाके करवा के ले आइए, जो भी उनको सिम्टम्स अगर देखना होता है तो हालांकि हाँ, डू एंड डोंट। तो उनका अप्रोच जो होता है वो थोड़ा अथॉरिटेटिव है, मैं बता रहा हूँ, बार बार बोला था उसमें कि थोड़ा सा आपको गाइडिंग देंगे कि भैया आप ऐसा कीजिए, आपको इंजेक्शन लेना है, आपको ऐसे खाना है, ऐसे चलना है। मगर साइकोथेरेपी में ऐसा नहीं होता है। साइकोथेरेपी एक जब एक हाँ, ह्यूमनिस्टिक वे है। वहाँ पर साइकोलॉजिस्ट और जो क्लाइंट है उनके बीच एक ट्रस्ट पैदा करना पड़ता है। एक दूसरे के बीच जब तक विश्वास नहीं बनेगा, तब तक थेरेपी देना उतना आसान नहीं होता है। तो एक लंबा प्रोसेस भी है और अथॉरिटेटिव नहीं है। वहाँ पर आपने कह दिया कि तू, लगा था कि तू पागल हुआ था, गया कहानी एकदम से वहाँ पे। अगर मान लीजिए किसी डिस्टर्ब टाइप आ गया और आप डायरेक्ट पहले से ही कह दिए उसको कि आप भाई आपको ऐसा नहीं चलेगा, आपको तो ऐसा करना होगा वैसा, कहानी वही गया। आप मतलब ये घुस नहीं पाएंगे, आप क्लाइंट के अंदर प्रॉब्लम्स को समझ ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर सिंपैथी, हाँ, पहले एक्सेप्ट करना उसको। एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। वो बोलेगा कि सर मुझे लग रहा है कि अभी मुझे लग रहा है कि अभी गर्मी का दिन है, लगेगा कि सर मुझे तो बसंत ऋतु आ गई है। ऐसा कह के आएगा, या बोलेगा कि सर अभी तो मुझे तो रात नज़र आ रहा है। कुछ-कुछ ऐसा फ़ील हो रहा है, या कुछ-कुछ कुछ अलग टाइप से। अब आप कहें कि लगा कि आप तो गए, आपका कोई कुछ हो नहीं सकता है, अब यहाँ से निकल लीजिए। कहानी कहानी खत्म। हाँ, साइकियाट्रिस्ट के पास एक बेनिफिट क्या है, क्योंकि वो फिजिकल एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और डिजीज का कारण पढ़ते हैं। तो बहुत सारे ऐसे हमारे पास रोग हैं, फिजिकल प्रॉब्लम हो सकते हैं, जिसका कारण साइकोलॉजिकल है। और बहुत सारे ऐसे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है जो फिजिकल प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। जैसे कि अगर बताए थे हम, एक्सेसिव टेंशन लेना, हाइपर टेंशन लेने से भी अल्सर अल्सर टाइप बीमारियां होती है। अल्सर टाइप बीमारियां होती है। तो इन सब चीज़ों को साइकियाट्रिस्ट अच्छी तरह से देख सकता है, क्योंकि उसको फिजिकल इलनेस की अच्छी जानकारी होती है। साइकोलॉजिस्ट, चूंकि बॉडी को हम लोग पढ़ते हैं नहीं, फिजिकल इलनेस के बारे में हमको पता नहीं है,
तो फिजिकल इलनेस है और इस कारण से उसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो रहा है, या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है और इस कारण से उसको फिजिकल इलनेस हो रहा है, कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो रहा है, तो इस चीज को साइकेट्रिस्ट जो है या डॉक्टर जो है वो अच्छा देख सकता है। आप देखिएगा जितने भी पहले साइकोलॉजिस्ट थे, इवन फ्रायड व्रायड, सब मेडिसिन पढ़ाई किया है उन लोगों ने, है ना, देखा है सारे डॉक्टर्स थे इनिशियली, और उन लोगों ने साइकेट्रिक पढ़ाई की या फिर मतलब मेडिसिन की पढ़ाई की और साइकोलॉजी की फील्ड में घुसे। तो उनका अप्रोच लगभग इस टाइप का होता है कि थोड़ा अथॉरिटेटिव होगा, लेकिन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का अप्रोच ऐसा नहीं रहेगा। आपको जिस फॉर्म में रोगी आ रहा है उस फॉर्म में एक्सेप्ट करना है। बोलेगा कि सर मुझे लग रहा है कि मैं बैल हो गया हूँ, तो मानना पड़ेगा कि आप सही में बैल हैं, और कहना पड़ेगा कि आप बैल हैं तो आप चारा वारा खा रहे हैं कि नहीं चारा वारा भी खाया कीजिए, तभी जाके तंदुरुस्त रहिएगा। हाँ, बहुत बड़ी चीज है, वो बहुत बड़ी चीज है एक्सेप्टेंस। वो आपको मतलब कि सिंपैथी और एम्पैथी देना पड़ेगा, तो एक बहुत बड़ा इंटरनल क्वालिटी साइकोलॉजिस्ट को डेवलप करना पड़ता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगेन मैं इस चीज़ को बाद में एम्फसाइज़ किया हूँ कि जब साइकियाट्रिस्ट हैं ही और वो फिजिकल इलनेस के बारे में ही बता सकते हैं और मेंटल प्रॉब्लम भी बता सकते हैं, तो फिर इस क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की क्या ज़रूरत पड़ गई? है कि नहीं? सारा काम तो ये कर देंगे, फिर ये फील्ड क्यों आया है और ये फील्ड इतना क्यों पॉपुलर है? तो ये बात सही है कि फिजिशियंस साइकियाट्रिस्ट तो हैं, लेकिन जो काम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कर सकता है डायग्नोसिस के लिए, खासकर जो साइकोलॉजिकल बेस्ड प्रॉब्लम, जिसका रूट कॉज साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, मैं फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, वहां पर जो काम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कर सकते हैं वह काम साइकियाट्रिस्ट भी नहीं कर सकता है, क्योंकि प्रॉब्लम बॉडी से नहीं आई है। दिमाग एकदम सही है, ब्रेन के सारे चीज सही फंक्शन कर रहे हैं, बट स्टिल अब बंदा सब कुछ ठीक ठाक था, अचानक से डिप्रेशन में चला गया और कुछ इस टाइप का बिहेवियर करना शुरू कर दिया। अब साइकेट्रिस्ट थोड़ी जो उसको डायग्नोसिस कर पाएगा, असेस कर पाएगा कि भैया सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक से प्रॉब्लम आ गया। वो हाँ, डिप्रेशन कहेगा कि नींद नहीं आ रही है, भूख नहीं लग रहा है, बेचैन रहता हूँ, वो 4 को दवाई लिख देगा। तो वो तो टेम्पररी रिलीफ मिल जाएगा उसको, नींद भी आने लगेगी, वो नींद वाली दवाई खाएगा, नींद भी आएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम तो उसका अभी गया नहीं ना, प्रॉब्लम तो एग्जिस्ट कर रहा है और प्रॉब्लम के कॉज तक वो गए नहीं अभी तक। तो इस कारण से साइकोलॉजिस्ट जो है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का बड़ा अच्छा रोल है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट असेसमेंट का जो काम करेंगे कि एक्चुअली कॉज कहाँ से शुरू हुआ है, प्रॉब्लम अराइज कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, क्या क्या फैक्टर्स हैं, तो इन सारों का बहुत अच्छा असेसमेंट करेंगे वो, और बेस्ड ऑन दैट उसके लिए कौन सी थेरेपी जो है वो सुटेबल होगी वो डिसाइड करेंगे। तो इसमें क्या है कि आपको जो सक्सेस रेट है, जो डिस्टर्ब है, मेंटली डिस्टर्ब पर्सन है, सक्सेस रेट है जिनका कॉज बायोलॉजिकल नहीं है, बहुत सारी बीमारियां हैं जिनका कॉज बायोलॉजिकल है, मेंटल प्रॉब्लम भी है, अल्जाइमर डिजीज है, ठीक है ना, अल्जाइमर्स होते हैं ना जो आपने मूवी देखा ब्लैक, ब्लैक मूवी, अमिताभ बच्चन वाला जो बहुत पुराना, मेंटली भूलने की, हाँ, वो भूलने की बीमारी है। तो ब्रेन डिसऑर्डर क्या कहते हैं, न्यूरॉन्स का डिजनरेशन के कारण वो होता है। तो कुछ कुछ चीजें हैं जहाँ पर कि मेडिकल साइंस काम करती है, लेकिन जो चीजें नॉर्मल साइकोलॉजिकली मतलब बॉर्न है, साइकोलॉजिकल कॉज है, वहाँ पर क्लिनिकल साइकोलॉजी बेहतरीन काम करते हैं। इसलिए आप जहाँ कहीं भी, अगर आप कहीं मौका मिलेगा मेंटल हॉस्पिटल जाइएगा, तो वहाँ देखिएगा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का, डॉक्टर की तरह सोच रहे थे, देखिए वो कब हो पाता है। तो नहीं हो पा रहा है, नहीं सोचा वाला काम हो रहा है, सोचा हुआ काम नहीं हो पा रहा है। तो वहां पर आप देखिए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का रोल, जस्ट डॉक्टर की तरह वो भी वहां पर मतलब ट्रीट किए जाते हैं, कम नहीं है उनका, लगभग उन्हीं की तरह है, उन्हीं के बराबर वो वहां पर पेमेंट सब कुछ, ओहदा रुतबा सब उनका वैसा ही है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का, जस्ट लाइक ए फिजिशियंस मेंटल हॉस्पिटल्स। तो ये साइकेट्रिस्ट के बीच था डिफरेंसेस, ये समझ में आ गया सब लोग को, मुझे लग रहा है इसमें कोई डाउट नहीं है, ऑलमोस्ट ऑल सारे चीज कवर हो गए। देन आया था काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, मैं काउंसलिंग के लिए बार बार पूछती हूँ काउंसलिंग का, तो ये काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट का भी पता चल गया कि क्या मेनली रोल है काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट दोनों का। हाँ, ये यही बेसिक डिफरेंस यही है कि जो सीवियर सीवियर केसेस होते हैं
वो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज उनका दायरा लिमिटेड है, ठीक है ना, उनकी दायरा उतना ज्यादा वो नहीं है कि वो सीवियर प्रॉब्लम्स को डील कर पाए। नॉर्मल जैसे कि कोई मैरिटल लाइफ में कोई एडजस्टमेंट प्रॉब्लम हो गया है तो लोग जाते हैं उनके पास। अ, साधारण टाइप के प्रॉब्लम्स है, स्कूल्स के रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, थोड़ा सा जॉब में दिक्कतें आ रही है, काम अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, तो जो काउंसलिंग के माध्यम से उसको अगर ठीक किया जा सकता है, तो वहाँ पर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है एक बेहतर आपको एक नजरिया देंगे। तो लेकिन जब एकदम सीवियर केसेस हैं, मेंटल डिसऑर्डर जो कैटेगराइज किया जाता है, हाँ भाई इनको पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ये वाला पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स है, इनको क्या बोलते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, इनको पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है, जो हम डिसऑर्डर पढ़ेंगे, ये सारे डिसऑर्डर्स अगर हैं, तो वहाँ पर ये काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट नहीं कर पाएंगे। नॉर्मल काउंसलिंग होती है वो, नॉर्मल प्रॉब्लम्स जो होते हैं वहाँ पर वो करेंगे। तो दोनों के बीच का जो बेसिक अंतर है वो सीवियरिटी ऑफ केसेस का है, ठीक है ना, सीवियरिटी ऑफ केसेस का ही डिफरेंसेस है बस। जो सीवियर केसेस हैं, वेल रिकॉग्नाइज जो डिसऑर्डर्स हैं, जो हम लोग डीएसएम 4 में पढ़ेंगे, वो सारे केसेस जो हैं वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बेहतर देख सकते हैं रेदर देन द काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। तो लिमिटेड स्कोप है काउंसलिंग साइकोलॉजी का, बट ये भी फील्ड आज के डेट में बहुत ही मतलब पॉपुलर फील्ड है। बहुत सारे लोग काउंसलिंग के लिए इसमें एमफिल करते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज करते हैं, स्कूल्स में रखे जाते हैं काउंसलर्स, हॉस्पिटल्स में काउंसलर्स हैं आपको और इंडस्ट्रीज में काउंसलर्स हैं। डे टू डे प्रॉब्लम कोई फेस कर रहा होता है, तो काउंसलिंग करके उसका वो लोग प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करते हैं। तो ये काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हो गया। उसके बाद एक साइकेट्रिक सोशल वर्कर था। क्लियर है ये? हाँ, यहाँ पर जो इनका मेन जो डील करना है, वो सोशल फोर्सेस के कारण जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। जनरली देखिए, हमें बहुत सारी चीजें स्ट्रेस स्ट्रेस में डाल सकती है, हमारे साइकी को बहुत कुछ प्रभावित कर सकता है, ठीक है ना। हमारे खुद के प्रॉब्लम्स, जो हमारे बॉडी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, वो भी साइकोलॉजी को हमारे अफेक्ट कर सकता है। हमारे परिवार से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो भी साइकोलॉजी हमारे साइकोलॉजी को अफेक्ट कर सकता है, यानी कि हमारे डे टू डे प्रॉब्लम्स भी हैं। और इसके अलावा हमारे सोशल जेनिक सोशियोजेनिक प्रॉब्लम्स है, जो सोसाइटी से उठकर आई है, या कॉजेज जो हैं वो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, इसके कारण भी हमें प्रॉब्लम्स हो सकता है, ठीक है ना। जैसे कि सोशल फैक्टर में कास्ट बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं, किसी कहीं कहीं पर क्या है कि भाई लेडीज को वो जो सेक्स डिस्क्रिमिनेशंस हैं, अ, उनको वो करके रखा जा रहा है, कंफाइनमेंट में रखा जाता है, लेडीज को बहुत परेशान किया जा रहा है, उनके साथ वो बराबर का व्यवहार नहीं किया जा रहा है, रेसिज्म है, ये सब प्रॉब्लम्स है। इवन पॉवर्टी है, गरीबी के कारण भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, या फिर ड्रग एब्यूजेस हैं, जो आमतौर पर सोशल सेटिंग में हमको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये जो सोशल वर्कर हैं काम करते हैं, इनको पता रहता है, ये जाते हैं तो सोसाइटी में, और वहाँ पर ये लोग घूमते हैं, देखते हैं कि किसी पर्टिकुलर समाज में लोगों के साथ क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। तो इनका सोसाइटी के साथ अच्छा कनेक्टिविटी होती है, इसके कारण से ये सोशल वर्कर हैं। मगर साइकेट्रिक रखा गया है क्योंकि हाँ, हाँ, ये अगर लगता है कि ये प्रॉब्लम्स जो हैं, यहाँ पर साइकियाट्रिस्ट का हेल्प लेना ज़रूरी है, साइकोलॉजिस्ट का हेल्प लेना ज़रूरी है, तो वो उनके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। किसी भी प्रकार से सोसाइटी में अगर कोई इंडिविजुअल्स हो या ग्रुप में हो, कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रहा है, सोशल जिसका फैक्टर सोशियोजेनिक है, यानी कि सोशल फोर्सेस के कारण आ रहा है, तो ये उसको सॉर्ट आउट करेंगे, उसको ठीक-ठाक करने की कोशिश करेंगे। तो ये बेसिक इनका डिफरेंस है। मगर ये साइकोलॉजिस्ट नहीं है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट नहीं है। नाम से देखने में लगेगा कि साइकियाट्रिक सोशल वर्कर, तो मतलब कहीं ना कहीं साइकोलॉजी से लेकिन ऐसा नहीं है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट नहीं है ये इनका अपना अलग तरीका है। साइकोलॉजी की कोई थ्योरी पे काम नहीं करते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जब भी काम करेगा, साइकोलॉजी की कोई ना कोई थ्योरी पे काम करेगा, जो हम थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है ना। इनकी कोई साइकोलॉजी की थ्योरी पर काम करना नहीं है, और किसी प्रकार का कोई रिसर्च का काम नहीं करते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का एकदम प्राइमरी जॉब है रिसर्च का काम। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, मेजॉरिटी ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है वो रिसर्चर्स भी होते हैं। वो ऑलवेज रिसर्च टॉपिक को पढ़ना, रिसर्च उनके अंडर में रिसर्च को कर रहे होते हैं, या स्वयं रिसर्च को पढ़ रहे होते हैं, कुछ नए ज्ञान नई चीजों को उसमें जोड़ रहे होते हैं। ये सारा काम क्लिनिकल साइकोलॉजी का है। साइकेट्रिक सोशल वर्कर ये सब काम नहीं करते हैं, ठीक है।
इसके बाद नेक्स्ट था रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट। देखा था दीपा? आवाज लेकिन क्लियर है, मुझे लग रहा है ना, आवाज अच्छा है, सही है। मुझे लग रहा था कि नेटवर्क नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा, लेकिन सही है। सभी लोग का, हाँ, सभी लोग का लगता है आइडिया, मेरा तो आइडिया आइडिया का है मेरे पास, मोबाइल का वो कनेक्शन मेरा तो सही चल रहा है। सब लोग का आइडिया ही है क्या? अच्छा, जियो है, तो ठीक, सबका जियो है, ओके। हम्म, हम्म। हाँ, ये जो रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट हैं, ये क्या है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में ट्रेंड रहेंगे। जैसे कि मैं बताया हूँ, किसी को बोलने नहीं आ रहा है, ठीक है ना? बच्चे में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, जो लैंग्वेज एक्विजिशन स्किल्स जो होता है, और भाषा में बोलने में इस सब में कठिनाई हो रही है। तो ये लोग क्या होता है, ट्रेंड होता है, इस एरिया में ट्रेंड है कि इसको भाषा का ज्ञान कैसे दिया जाए, तो कैसे इसको बोलना सिखाया जाए, कौन सा पहला वर्डिंग ये बोले, किस वर्ड को बार बार बोले। तो ऐसे बहुत सारे फील्ड हैं जहाँ जहाँ पर कि व्यक्ति में एडजस्टमेंट का प्रॉब्लम होता है, उस एरिया में ट्रेन करने के लिए इनको मतलब ऐसे साइकोलॉजिस्ट को ले जाते हैं। वो इस चीज के लिए ट्रेंड होते हैं, किसी पर्टिकुलर एरिया में ट्रेंड होते हैं, बस उसी काम के लिए ट्रेंड होते हैं। अगर उस प्रकार का प्रॉब्लम किसी को है, तो वैसे साइकोलॉजिस्ट जो रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट को लोग हायर करता है, हॉस्पिटल सेटिंग में मिल जाएंगे यहाँ पर वो, और फिर वो प्रॉब्लम्स को दुरुस्त करेंगे, उस प्रॉब्लम्स को लोग लुक आफ्टर करेगा। फिर है साइकाट्रिक नर्सेस। देखा है साइकाट्रिक नर्सेस? हाँ, ये न ये हाँ, ये जो नर्सेस हैं मेडिकल हॉस्पिटल्स में, जो मेंटल हॉस्पिटल्स में रेगुलर काम करती हैं। मतलब कि डॉक्टर्स तो भाई जब आया तब देख के चला गया। साइकोलॉजिस्ट साहब, डॉक्टर साहब, ये लोग एक बार चक्कर लगाए अपना, सबका केस वेस देख के चले गए। उन लोगों के साथ दिन भर बिताने वाला साइकेट्रिक नर्सेस होती हैं। तो इनको बहुत ही अच्छी जानकारी होती है कि फलाना भी जो पेशेंट्स है, वो किस प्रकार का एक्ट करता है। उस दिन भर की दिनचर्या उसको देख रही होती है वो लोग, कि वो पेशेंट्स जो है कैसे रह रहा है, क्या प्रॉब्लम है, कैसा बिहेवियर हो रहा है। और ऐसे बहुत सारे, हाँ, कैसे उनको हैंडल करना है, इसके पहले वाले का भी एक्सपीरियंस उसको रहा होता है, तो उसको समझ में आता है कि इसका बिहेवियर किससे मिलता जुलता है, या ये बिहेवियर किस टाइप से अलग है। तो ये बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन देती हैं लोग, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को और साइकेट्रिस्ट को, बिकॉज दिन भर का अच्छा ऑब्जर्वेशन इनका रहता है। ड्यूटी में जब रहती हैं, दवा देना है, उनका केयर करना है, उनका उनका फिजिकल प्रॉब्लम भी क्या क्या चल रहा है, किसी और प्रकार का फिजिकल प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इससे रिलेटेड सारे जो उनके जो इन्फॉर्मेशन है, ये इनको अच्छा जानकारी रहता है, इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड करते हैं साइकोलॉजिस्ट को, या जो साइकेट्रिस्ट काम कर रहे होते हैं वहाँ पे। तो बेस्ड ऑन इनके इन्फॉर्मेशन के आधार पर बहुत सारे अहम फैसले और अहम डिसीजन लिया जाता है, कि भाई पेशेंट्स में क्या क्या, पेशेंट को कैसे आगे का ट्रीटमेंट करना है। ये लंबा ट्रीटमेंट चलता है। पेशेंट्स जो होते हैं जनरली, जो मेंटल हॉस्पिटल्स में रहिएगा आप, बरसों बरसों के होते हैं। इवन तो बहुत सारे ऐसे हैं कि बेचारे 5 7 7 साल से भी वहां पर रह के इलाज चल रहा है, लेकिन बहुत सुधार होता है। ऐसा नहीं है कि सुधार नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं सही समय पर गए हैं, तो उनका अच्छा खासा रिकवरी हुआ उनको, जो कि ऐसे नहीं हो पाता, या और बिगड़ जाता अगर वो ना गए होते तो एक लंबा समय पर ट्रीटमेंट चलता है। तो साइकेट्रिक नर्सेस जो होती हैं, उनको अच्छी देखभाल करती हैं, उनका अच्छा ध्यान रखती हैं, उनके बारे में अच्छी जानकारी रखती हैं। तो ये जानकारी प्रोवाइड करती हैं साइकोलॉजिस्ट को और साइकेट्रिस्ट को, और ये लोग जो हैं उनकी जानकारी के आधार पर डिसीजन लेते हैं। और कितना, जैसे कोई थेरेपी चल रही है, वो थेरेपी लगातार उनको ऊपर दिया जा रहा है, तो वो लोग उसको असेस करते हैं कि कितना सक्सेसफुल हो रहा है, थेरेपी का कितना फायदा हो रहा है। कल सर मैंने उनको देखा था ऐसे, आज उनको देख रहा हूँ ऐसे, बहुत चेंज आया है। तो ये सारे इन्फॉर्मेशंस जो हैं वो जो नर्सेस देती हैं, वो उसको मतलब रिकॉर्ड रखा जाता है, उसको डेटा बनाया जाता है, और उसके आधार पर फिर फाइनल डिसीजन होता है। तो बहुत बड़ा अच्छा खासा इनका साइकेट्रिक नर्सेस का रोल है। ठीक है, तो ये था बेसिक डिफरेंसेस। और मैं वो बताया था आपको, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के क्या क्या एक्टिविटीज हैं। वीडियो नंबर 2 था ये। हम्म, टीचिंग रिसर्च, बाकी और 2 पॉइंट था शायद उसमें कवर नहीं कर पाया। एक्चुअली मैं ले रहा था वीडियो ना, अचानक से मेरा उस दिन बजने लगा वो एक अलार्म सेट था,
अलार्म अलार्म बजने लगा मुझे। मैं बाकी सब कवर नहीं कर पाया, फिर मुझे जबरदस्ती ऑफ करना पड़ा, फिर वीडियो बंद करना पड़ा। सिस्टम मुझे पता ही था, मैं हड़बड़ा गया कहाँ से आने लगा आवाज, फिर मैं बंद किया बात। तो उस दिन मैं टीचिंग तक कवर किया था। बाकी 2 पॉइंट का कोई खास वैसे उतना रोल नहीं है। तो इसमें मैं बताया था कि क्लिनिकल साइकोलॉजी। बोलो दीपा। हाँ, रिसर्च। हाँ, रिसर्च भी करते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। थेरेपी था, थेरेपी इंटरवेंशन, डायग्नोसिस, असेसमेंट, टीचिंग, रिसर्च, कंसल्टेशंस, और 2 और पॉइंट था, एडमिनिस्ट्रेशन था, और अ, एक और था, सुपर हाँ, सुपरवाइजिंग का काम होता है। सुपरवाइजर, क्लिनिकल सुपरवाइजर का काम होता है। चलिए एक देखते हैं, थेरेपी और इंटरवेंशंस, ये डिफरेंस, ये वर्ड बहुत यूज होगा। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, जहां पर अगर आप साइकोलॉजी पढ़े हैं ना, जब आप लोग आगे पीजी में या कहीं भी साइकोलॉजिस्ट पढ़े, अगर फर्दर एजुकेशन में जाएंगे, तो कुछ भी गड़बड़ होगा ना, जैसे लगेगा कुछ आप नॉर्मल टाइप बिहेव कर रहे हैं, तो मजाक से बोलता है इसको इंटरवेंशन देना पड़ेगा। ठीक है ना? लोग बोलेगा कि आपको इंटरवेंशन देने की जरूरत है, अब इंटरवेंशन देना है। और ये वर्ड बहुत बार यूज होगा आपको, इंटरवेंशन, थेरेपी। इंटरवेंशन जो होता है, वो होता है एक्शंस एक्चुअली। जब हम साइकोथेरेपी दे रहे हैं, तो हम कुछ एक्शन डिजाइन करेंगे। अगर कोई मेंटल प्रॉब्लम्स आया है, किसी प्रकार का कोई मानसिक समस्या है, तो उस समस्या में सुधार लाने के लिए जो हम एक्शन डिजाइन करते हैं, या जो हम एक्शन परफॉर्म करेंगे, उसको हम इंटरवेंशन कहते हैं। यानी कि हमारा एक्शन इसको ठीक करने के लिए क्या क्या किस प्रकार का एक्शन होगा, वो हमारा इंटरवेंशन है। अब इस एक्शंस के लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ थेरेपी है। ठीक है ना? डिफरेंस समझ में आ रहा है इंटरवेंशंस में और थेरेपी में। थेरेपी हो गया कि हम, इंटरवेंशन हो गया कि हम क्या उसमें एक्शन लेने जा रहे हैं। ठीक है ना? और उस बेस्ड ऑन एक्शंस के लिए हमारे पास बहुत सारी थेरेपी अवेलेबल है। ठीक है ना? तो इंटरवेंशंस है वो एक्शन दैट दैट इज परफॉर्म, जो उसके अंदर चेंज लेके आए, जो बिहेवियरल प्रॉब्लम आ रहा है, उस प्रॉब्लम में चेंज लाने के लिए जो हम एक्शंस परफॉर्म करते हैं, या जो एक्शन हमने डिजाइन किया हुआ है, उसको इंटरवेंशन बोलते हैं। और यह वैरायटी ऑफ साइकोथेरेपी के फॉर्म में पाया जाता है। हम लोग बाद में बहुत सारे साइकोथेरेपी का तरीका पढ़ेंगे, उसमें हम इसको एलोबरेट करेंगे कि कितने प्रकार की साइकोथेरेपी होती है। लेकिन ये वर्ड बहुत जबरदस्त यूज होगा आपको आगे, तो इंटरवेंशन एंड थेरेपी को समझना जरूरी है। फिर यहाँ पर 2-4 चीजें और बताए थे हम, कि साइकोथेरेपी में किस किस प्रकार का होता है। तो आप एक दो चीज तो आप लोग ऑलरेडी देखा हुआ है, वो फ्राइड वाला आपने देखा है साइकोथेरेपी। वो लिटा देते हैं उस पे, फोटो भेजा था आपको, कॉच पे लिटा देंगे, सोफे पे। साइकोथेरेपी, वो फ्राइड वाला साइको एनालिसिस वाला एक तरीका में। फ्राइड फ्राइड का जो था, फ्राइड का साइको एनालिसिस बताए थे, तो उसमें वो लोग क्या करता है, लिटा देता है, पेशेंट्स को लिटा देता है, और अपने पीछे वो लोग पर्दे के पीछे फ्री एसोसिएशन, एग्जैक्ट वर्डिंग किया था, फ्री एसोसिएशन जो टेक्निक है। तो उसमें वो पीछे लिटा के और फिर वो अपना नोटिंग करते रहेंगे, उससे कुछ, तो वो एक टेक्निक है उसमें। बहुत सारे टेक्निक में सामने बैठ के बात होती है, एक दूसरे से सामने ऐसे करके बैठ के बातें होती है। और ग्रुप में हेप्टोनिज्म भी है, हिप्नोसिस भी करते हैं बहुत सारे प्रॉब्लम्स के लिए। फिर ग्रुप में भी चलता है थेरेपी, इंडिविजुअल थेरेपी भी होती है, और ग्रुप में भी, जैसे कि एक ही टाइप प्रॉब्लम सब सब लोगों का है। मान लीजिए कि जो ड्रग एडिक्टेड हैं, 10 या 15 लोग हैं, सेम टाइप ड्रग एडिक्टेड है, और उनको हमको उनके उनके लिए काम करना है, ड्रग एडिक्शन के लिए काम करना है। तो सारे एक ही कॉमन नेचर के प्रॉब्लम सबको है, तो उनका उनकी थेरेपी ग्रुप में भी दी जा सकती है, ग्रुप थेरेपी भी होता है। ग्रुप थेरेपी का बड़ी फायदा है, उसमें क्या होता है कि अगर एक दो आदमी को भी उपचार होने लगा सही, तो उसका प्रभाव सबके ऊपर पड़ता है। सबको लगेगा कि नहीं, अगर वो ठीक हो सकता है, तो मैं भी ठीक हो सकता हूँ, हम भी हो सकते हैं। वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट आता है, क्योंकि साइकोलॉजिकली मैंने रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। तो ये जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है ग्रुप थेरेपी में, कि किसी को देख लिया कि 5 लोग 6 लोग हैं जो भी हैं, उनमें 2 लोगों का सुधार हो रहा है, तो बाकी लोगों का सुधार होने का चांसेस ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ग्रुप थेरेपी हम लोग पढ़ेंगे, ये सब सारे थेरेपी जो है आगे कैसे-कैसे काम होता है। हाँ, सबके अंदर ये मतलब ये कॉन्फिडेंस आएगा, और ये चीज़ अगर पैदा हो गया अगर स्टेज में, तो एकदम बेहतरीन तरीके से सुधार हो सकता है। अगर ये पैदा करने में सक्सेस हो गया है, तो सुधार बहुत चुका है। क्योंकि ये साइकोलॉजिकल जनक, ये शरीर का प्रॉब्लम नहीं है, कि भाई अंग अब कैंसर है, अब कोई उपाय नहीं है, दवाई लेते रहो, और इसको भाई अब ऑपरेशन करके हटाना ही पड़ेगा। ये प्रॉब्लम, हाँ, ये तो साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम है।
बहुत हद तक आदमी अपने आप में अपने कॉन्फिडेंस लेवल को डेवलप कर ले, अपने प्रॉब्लम्स को समझ ले कि मैं क्यों ऐसा हूँ, तो मुझे ऐसा वैसा नहीं वैसे रह के करना है, तो चीजें सुधर जाती है। लेकिन है साइकोलॉजिकल जनिक, लेकिन आदमी को बांध देगा एकदम से, ऐसा बांध देगा ये प्रॉब्लम्स की हो सकता है कि फिजिकल प्रॉब्लम से भी ज्यादा खतरनाक हो। फिजिकल प्रॉब्लम्स को भी लोग झेल लेता है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को झेलना बहुत डिफिकल्ट है अगर सीवियर टाइप का है तो हम लोग थेरेपी में पढ़ेंगे इसको कि कैसे कैसे इसका हम लोग वो करेंगे। ये तो थेरेपी इंटरवेंशनल डायग्नोसिस पता चल गया, डायग्नोसिस क्या होता है, जनरल वर्ड है। असेसमेंट और हाँ, असेसमेंट और डायग्नोसिस में फर्क है, ठीक है ना। असेसमेंट होता है कि हम इंफॉर्मेशन जब हम गैदर करते हैं, क्लाइंट के बारे में जो हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, उसको असेसमेंट बोलेंगे। इंफॉर्मेशन जैसे कि उसका क्या मेंटल स्टेट कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, उसके फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, उसका अपना बैकग्राउंड कैसा है, फैमिली हिस्ट्री हो गया। तो ये सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन हम लोग लेंगे, और ये सारे इन्फॉर्मेशन जो है हमारा मेथड होता है, टेस्टिंग साइकोलॉजिकल टेस्टिंग होती है। हम उसका साइकोलॉजिकल टेस्टिंग कर सकते हैं, इंटरव्यू मेथड होता है, ऑब्जर्वेशन मेथड होता है। इवन साइकेट्रिस्ट के साथ मिलकर साइकोलॉजिस्ट काम करते हैं, तो वहाँ पर उसका फिजिकल चेकअप भी करवाया सकता है। तो इन सारे मेथड से जो भी केस हिस्ट्री या जो हम उसके जो डेटा गैदर करेंगे उसके बारे में, जो भी इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे, ये सारे प्रोसेस को असेसमेंट बोला जाता है। यानी कि क्लाइंट या जो पेशेंट्स हैं, पेशेंट्स के बारे में जो हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, सारे इंफॉर्मेशन, उसके जो उसके प्रेजेंट की स्थिति, उसके पास्ट की स्थिति, उसका बिहेवियर पैटर्न, उसका मेंटल स्टेटस क्या है, उसके फिजिकल प्रॉब्लम, फिजिकल स्टेटस क्या है, कोई बीमारी तो नहीं है उसको, ड्रग्स तो नहीं लेता है। ये सब सारे सारे चीज़ों को हम जब हम इसके बारे में जब इंफॉर्मेशन लेंगे, तो ये सारे प्रोसेस को हम असेसमेंट बोलेंगे, ठीक है। और बेस्ड ऑन असेसमेंट जब ये सारा इंफॉर्मेशन डेटा गैदर कर लेंगे, तब इस डेटा के आधार पर हम निर्णय ले पाएंगे कि इसको बीमारी क्या है। ये सारे इंफॉर्मेशन जब हमको मिल जाएगा, तो इस इंफॉर्मेशन के आधार पर हम आगे डायग्नोसिस करेंगे कि इसको फलाना बीमारी है। तो जब तक आप असेसमेंट नहीं करेंगे, हाँ बता सकते हैं। कैसे डॉक्टर गया, डॉक्टर जाने के बाद पहले आप अपना सिम्टम्स बताइएगा। सर मुझे खांसी आती है, खांसी से खांसी नहीं आती है, और कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। तो डॉक्टर उसको सारा चेक करेगा, आप अपने सिम्टम्स बताएंगे कि ऐसा ऐसा सिम्टम्स है। डॉक्टर सारे सिम्टम्स चेक करेंगे, वो फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजेगा, और उसके आधार पर निर्णय लेगा कि भाई मलेरिया है या फलाना है या चिलाना है। वैसा ही है कि आपके जो इन्फॉर्मेशन है, जो साइकोलॉजिकली इन्फॉर्मेशन जो भी आपसे रिलेटेड है, कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका मेंटल स्टेटस क्या है, इसके लिए टेस्टिंग दी जाती है, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग होती है। जैसे कि ब्लड टेस्ट वो करते हैं, वैसे ही हमारे पास बहुत सारे साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं, ठीक है ना। बहुत सारे सब, पर्सनालिटी टेस्ट करना है, एबिलिटी टेस्ट करना है उसका, उसको कौन सा बहुत सारे रोग टेस्ट करना है उसका, रिएक्शन टाइम टेस्ट करना है। वो लोग डिपेंड करता है कि कैसा रोगी है, क्या प्रॉब्लम है, कैसा सिम्टम्स बता रहा है। तो टेस्टिंग के आधार पर उसके सारे डाटा को इकट्ठा करने के बाद हम उसके बारे में एक डिसीजन लेंगे कि उसको फलाना टाइप की बीमारी है। तो जो इंफॉर्मेशन ले रहे हैं उसको बोलेंगे असेसमेंट, और जो हमने उसके बारे में लेबल लगा दिया कि भैया अब ये फलाना बीमारी हो गया इसको, वो डायग्नोसिस है, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंसेस है डायग्नोसिस में और असेसमेंट में। असेसमेंट का होना बहुत ही जरूरी है। अगर बढ़िया से असेसमेंट, मान लीजिए कोई डॉक्टर ने बता दिया कि भैया आपको ट्यूबरक्लोसिस है, और पता चला कि ट्यूबरक्लोसिस था नहीं, और दवाई दिए जा रहे हैं उसका, तो समझ लीजिए कि पूरा डॉक्टर ही फेल है उसका। तो या उसके पास था, बोला गया है कोनो दिक्कत नहीं है, खा पियो फिर मौज करा, तो फिर उसका भी क्या निकला। तो असेसमेंट पार्ट जो होता है साइकोलॉजिस्ट का, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, कि आप कितनी अच्छी तरह से उसके प्रॉब्लम को असेस कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर जो है को कहते हैं कि अगर सही डॉक्टर को कैसे हम कहते हैं कि बड़ा अच्छा डॉक्टर है, ये बड़ी अच्छा रोग को पकड़ता है, उसी को अच्छा डॉक्टर मानते हैं हम लोग। सबसे पहले तो यही मानते हैं, दवाई तो बाद की बात है, रोग को पकड़ लेना ही डॉक्टर सबसे बेहतर माना जाता है। वैसा ही है, जो साइकोलॉजिस्ट बहुत अच्छी तरह से असेस कर लेता है कि इसको फलाना प्रकार का प्रॉब्लम्स है, वो सबसे बेहतरीन साइकोलॉजिस्ट। तो साइकोलॉजिस्ट की जो प्रोफेशनल एबिलिटी है, अगर इसको जज करना है, तो उसमें यही सबसे पहले आता है कि वो कितनी अच्छी तरीके से रोगों का असेसमेंट करता है, और कितनी अच्छी तरीके से रोग को डायग्नोसिस कर सकता है।
ये उसका एकदम प्राइम जॉब है। तो आप लोग अगर साइकोलॉजिस्ट बनना है तो असेसमेंट एंड डायग्नोसिस एकदम बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा कि कैसे कैसे प्रॉब्लम्स आते हैं, कैसे कैसे वो होना है। तो ये डायग्नोसिस और असेसमेंट हो गया। टीचिंग जॉब तो है, टीचिंग जॉब साइकोलॉजिस्ट का है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है वो पढ़ने पढ़ाने का काम करते हैं। आपको जितने भी आपको मेंटल हॉस्पिटल्स में है वहाँ तो ये पढ़ते भी हैं और पढ़ाते भी हैं। और ऐसे नॉर्मल भी कॉलेजेस में जहाँ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की पढ़ाई होती है वहाँ पर ये एजुकेशन का भी काम करते हैं एज ए प्रोफेसर्स, यूजी हो या पीजी हो, वहाँ पर पढ़ाने का काम करते हैं। बाहर में भी ये जाते हैं, वर्कशॉप करवाते हैं लोग। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आप अगर आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बन जाएंगे और अच्छा आपका अगर नाम होगा तो आपको अदर ऑर्गेनाइजेशन बुलाएंगे, पुलिस वाले बुलाएंगे, सेना वाले बुलाएंगे, साहब आप हमारे यहाँ आइए, बड़ा मतलब फौजी भाई लोग प्रेशर में काम कर रहा है, 2-4 दिन थोड़ा इनको आप वो दीजिए, ठीक है ना? तो जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, हाँ, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, वो वहाँ भी जाते हैं, सेना के लोगों को के लिए काम करते हैं, पुलिस में काम करते हैं, टीचर्स को भी ये लोग गाइड करते हैं, क्योंकि उनको बताया जाता है कि बच्चों के साथ कैसे इनका डीलिंग हो। तो मतलब कि आउटसाइड, हाँ, आउटसाइड द इंस्टीट्यूशंस भी ये काम करते हैं, कम्युनिटी में जाते हैं, वहाँ पर ये इनका लेक्चर होता है, कोई वर्कशॉप करवाएगा इनसे, किसी किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स पर या किसी पर्टिकुलर चीज़ों पर इनका लेक्चर होता है। तो आउटसाइड द क्लासरूम भी इनका एजुकेशन का काम चलता है। और क्लासरूम एजुकेशन है ही, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस में इनका एज ए टीचर्स टीचिंग ये काम करते हैं। मेंटल हॉस्पिटल में और हॉस्पिटल्स में वहाँ पर भी ये एज ए टीचर, क्लिनिशियंस तो है ही, एज ए टीचर काम करते हैं। नेक्स्ट बताया था रिसर्च है। तो रिसर्च रिलेटेड काम इनका बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज़ जब आप क्लिनिकल साइकोलॉजी, जब जैसे ही आप लोग पीजी कीजिएगा और यूजी के बाद पीजी में जाइएगा, तो आपका रिसर्च से पाला पड़ना शुरू हो जाएगा। सेमेस्टर 4 आते-आते आप लोगों को डिसर्टेशन लिखवाना शुरू कर दिया जाएगा, किसी टॉपिक पर आपको काम करना शुरू पड़ेगा, हो सकता है सर्वे करने के जाना पड़े, ओरिजिनली अगर पीजी हो रही है तो, सर्वे के लिए जाना पड़े। और तो आपका वो रिसर्च से रिलेटेड और रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ाई जाएगी पीजी में। पूरा एक बुक है, एक मतलब अलग चैप्टर है रिसर्च मेथोडोलॉजी का, वो आपको पढ़ना है। तो इस फील्ड में रिसर्च कैसे होता है, क्या रिसर्च के तरीके हैं, ये एजुकेशंस आपको अब मिलना शुरू हो जाएगा। यहाँ हमारा कोर्स जो है अभी यूजी वाला, ग्रेजुएशन वाला, ये बहुत पुराना कोर्स है। अगर नया कोर्स लागू हो जाता है, तो आपको ग्रेजुएशन में ही पढ़ना है ये। मैं देखा हूँ नया कोर्स जो है, उसको सीबीसीएस सिस्टम बोलते हैं, जो अदर यूनिवर्सिटीज़ में वो यूज़ हो रहा है। वहाँ पर रिसर्च मेथोडोलॉजी ग्रेजुएशन में ही शुरू हो गया है। हम लोग केवल स्टैट्स पढ़े थे, सिर्फ स्टैटिक्स पढ़े हम लोग। और तो उनको स्टैटिक्स के साथ-साथ, जो पार्ट 2 में हम लोग पढ़े ना स्टैटिक्स सांख्यिकी, उसके साथ-साथ रिसर्च मेथोडोलॉजी भी पढ़ना है। ये भी मतलब ग्रेजुएशन का कोर्स है। लेकिन चूँकि हमारे यहाँ नहीं है, तो यूजी में तो नहीं है, मगर पीजी में आपको एक पेपर होगा, एक बाकायदा पेपर होगा। तो आपको रिसर्च से आगे पाला पड़ने वाला है, जब आप साइकोलॉजी लेंगे। और थ्रू आउट साइकोलॉजी में रिसर्चेस होते हैं, जस्ट लाइक मेडिसिन की तरह। जैसे कि अभी कोरोना में लगे हुए रिसर्चर्स कि कैसे इसका वैक्सीन तैयार कर लें, कैसे इसको खोज के निकाल दें। हाँ, कैसे इसको, हाँ, ठीक किया जाए। तो वैसे ही साइकोजेनिक डिजीजेस डेली बढ़ रहे हैं, कुछ ना कुछ नया बीमारी जो है, जैसे वो बीमारी आ रही है, वैसी नई-नई बीमारियाँ लोगों को मानसिक बीमारियाँ भी आ रही हैं। सोसाइटी जिस ढंग से चेंज हो रहा है, नए-नए टाइप स्ट्रेसेस, नए-नए टाइप के प्रॉब्लम्स, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी जनरेट हो रहे हैं। तो उनके लिए भी जो है साइकोलॉजिस्ट काम कर रहा है लोग। बहुत सारे प्रॉब्लम, जैसे कि आजकल मोबाइल रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत सारा आ रहा है लोग की, गेम रिलेटेड प्रॉब्लम्स कि हाँ, कि लोग एडिक्टेड हैं गेम, सुसाइडल केस गेम देख-देख के हो रहे हैं। अब इस फील्ड में ज़बरदस्त काम हो रहा है, साइकोलॉजिस्ट एकदम से लगे हुए हैं कि ये क्या प्रॉब्लम होता है, कैसे हो सकता है, अगर इसमें प्रॉब्लम आ रहा है तो कैसे ठीक किया जाए, इससे सारी चीज़ें हो रही हैं। तो जैसे मेडिकल लाइन में रिसर्च हो रहे हैं, वैसे ही साइकोलॉजिकल फील्ड में बहुत सारे रिसर्च हो रहे हैं। तो रिसर्च का बड़ा एकदम दामन का साथ है इनका एक-दूसरे का, कि आप एज़ ए साइकोलॉजिस्ट आपको रिसर्च का ज्ञान तो रखना ही रखना है। बिना रिसर्च का ज्ञान रखे आप साइकोलॉजिस्ट नहीं हो सकते हैं। तो रिसर्च फील्ड भले आप बाद में प्राइवेट प्रैक्टिस करें, रिसर्च से कम जुड़े रहें, रिसर्च पढ़ें या रिसर्च फील्ड में काम ना करें, लेकिन जुड़ना तो रहेगा, पड़ेगा ही आपको। नई-नई जानकारियाँ आपको रिसर्च से ही मिलेगी कि इस फील्ड में क्या काम हो रहा है और कैसे काम हो रहा है। तो रिसर्च जो है ये साइकोलॉजिस्ट का एक इम्पोर्टेंट रोल है। देन कम
हाँ, देन कंसल्टेशंस है। कंसल्टेशंस तो मैं बताया था, कंसल्टेशन होता है कि इमीडिएट कोई प्रॉब्लम आ गया है तो उसको कैसे सॉर्ट आउट करना है। एक्सपर्ट के द्वारा प्रॉब्लम्स का, समस्या का समाधान। जैसे कि कोई काम आ गया, तो अब ये काम को कौन करेगा भाई? तो भाई एक्सपर्ट को बुलाते हैं, ठीक है ना? एक्सपर्ट जो है वो इस काम को कर देंगे। तो वैसे ही है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एज ए एक्सपर्ट काम कर रहे हैं अपने फील्ड में। तो कहीं भी जरूरत पड़ गई तो इन्होंने कंसल्टेशन भी खोल के रखते हो कि भाई आप हमारे पास संपर्क कीजिए, हम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, आप संपर्क कर सकते हैं फलाना 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 चीजों के लिए, ठीक है? और स्कूल्स में हैं, कॉलेज वाले, स्कूल वाले, इंडस्ट्रीज वाले, फलाना वाले, हम एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, ग्रुप ऑफ साइकोलॉजिस्ट हैं, और हम इस टाइप की फैसिलिटीज, इस टाइप की सुविधाएं जो है हम प्रदान करते हैं। इफ यू रिक्वायर्ड, आप हमारे पास आइए। तो एज ए कंसल्टेशन भी ये काम करेंगे, और इनका वो होता है। बाकी दो जो था उसमें क्लिनिकल सुपरविजन का काम है। क्लिनिकल सुपरविजन होता है कि कहीं भी ये सुपरवाइजर की तरह काम कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप मेंटल हॉस्पिटल में जा रहे हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे ट्रेनीज लोग आके काम कर रहा होता है। तो उनको देखना, उनको गाइड करना, नए-नए ट्रेनीज आए हुए हैं, उनको सिखाना, तो उनका सुपरविजन का काम कर रहे हैं कि उनको आप कैसे रहिए, कैसे आपको थेरेपी देनी है, किस टाइप से थेरेपी होती है। एक ढंग से टीचिंग का काम है, मगर यहाँ पर प्रैक्टिकल है। एक टीचिंग क्लासरूम होती है, जो इसमें हम बताए थे, और यहाँ पर क्या है, प्रैक्टिकल टीचिंग है। समझ में आया ना? सुपरविजन में, क्लिनिकल सुपरविजन का काम यही है कि प्रैक्टिकली आपके ऊपर सुपरवाइज कर रहे हैं कि आप जो काम कर रहे हैं वो सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं। एज ए साइकोलॉजिस्ट आपको कैसे पेशेंट्स को देखना है, क्या तरीका होता है, वो आपको मतलब ऑन द स्पॉट, ऑन द जॉब आपको वो सिखाएंगे। तो क्लिनिकल सुपरविजन हो गया। और लास्ट था एडमिनिस्ट्रेशन का काम। तो एज ए एडमिनिस्ट्रेटर भी काम करते हैं लोग। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब वही है, जैसे कि कॉलेज के प्रिंसिपल हो गए एडमिनिस्ट्रेटर, है तो प्रिंसिपल टीचर वो भी, लेकिन प्रिंसिपल है तो वो एडमिनिस्ट्रेटर भी हो गए। तो वैसे ही है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है तो कहीं का एडमिनिस्ट्रेशन, मेंटल हॉस्पिटल का या किसी इंस्टीट्यूशंस का, वो एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रहे होते हैं, वहाँ के क्रियाकलाप को देख रहे होते हैं। तो ये उनका वो था। उसके बाद एक लास्ट अमेरिकन साइकोलॉजी एसोसिएशंस का एक क्लिनिकल साइकोलॉजी का डिफिनीशन दिया हुआ था। देखा था? लिखा हुआ गया उन्होंने, शायद ये मैंने वीडियो ने, हाँ सेकंड वीडियो में बस पढ़ा था, सेकंड वीडियो में। हाँ, हाँ लास्ट था एकदम, एकदम था, मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ। ये अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, इसके द्वारा क्लिनिकल साइकोलॉजी का एक ब्रॉड डिफिनीशन दिया गया है। सर्वमान्य डिफिनीशंस है, हर बुक में ये डिफिनीशंस आपको मिलेगा, ठीक है ना? ये मतलब कि वेल एक्सेप्टेड डिफिनीशंस है। मैं एक बार पढ़ देता हूँ। और इस डिफिनीशंस में जो जो चीज हमने अब तक पढ़ा पीछे का, वो सारी चीजें ढंग से इस कॉन्साइज करके इसमें दिया गया है, ठीक है ना? जैसे दिया है, अमेरिकन साइकोलॉजी, द फील्ड ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी इंटीग्रेट साइंस, थ्योरी एंड प्रैक्टिस, ठीक है? तो हमने यहाँ देखा है कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट में साइंस है जो रिसर्च का काम कर रहे हैं, साइंटिफिक वे से हम काम करते हैं, एंड थ्योरी है, बहुत सारे थ्योरी बेस्ड है, थेरेपी जो हम देंगे वो थ्योरी बेस्ड थेरेपी है। तो साइंस, थ्योरी एंड प्रैक्टिस भी है, बिकॉज ये असेसमेंट कर रहे हैं, डायग्नोसिस कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस भी है। सो क्लिनिकल साइकोलॉजी इंटीग्रेट करता है साइंस, थ्योरी एंड प्रैक्टिस को टू अंडरस्टैंड एंड एलिवेट माल एडजस्टमेंट डिसेबिलिटी। किस चीज के लिए? तो मैल एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट प्रॉब्लम होता है, डिसेबिलिटी है, डिस्कम्फोर्ट है, इसको समझने के लिए, ठीक है ना, इनसे मुक्त करने के लिए, और इसके अलावा एज वेल एज टू प्रमोट ह्यूमन अडेप्टेशन, मतलब कि लोगों का समायोजन को, एडजस्टमेंट को, पर्सनल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए क्लिनिकल साइकोलॉजी फोकस ऑन इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल, सोशल एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन फंक्शनिंग। हमारे इन सारी एरियाज में, इमोशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, बायोलॉजिकल रिलेटेड एरिया हो, हमारे साइकोलॉजिकल, हमारे सोशल, हमारे बिहेवियरल एस्पेक्ट्स, इन सारे एरियाज में हमारी फंक्शनिंग्स को ये देखते हैं अक्रॉस द लाइफ एक्सपेंस, मतलब कि जन्म से लेकर मृत्यु तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे इन सारे एरियाज के चीजों को या प्रॉब्लम्स को ये देखते हैं इन वेरिंग कल्चर्स, अलग अलग कल्चरों में, एंड अलग अलग सोशियो इकोनॉमिक लेवल्स में।
सोशियो इकोनॉमिक लेवल मतलब कि गरीब से लेकर अमीर तक, ठीक है ना, सारे को इन्होंने इसमें जोड़ दिया है कि हर कल्चर के हर लेवल के लोगों का साइकोलॉजिकल, मेंटल, बायोलॉजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल, ये सारे प्रॉब्लम्स को ये लोग देखते हैं। ठीक है, तो ये था वो। इसके बाद जो हमने वीडियो भेजा था वो हिस्ट्री ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी का था। वीडियो नहीं भेजा हूँ, मैंने वो भेजा था पीडीएफ फॉर्म में, सिर्फ फोटो भेजे है। देखा है, फोटो भेजा है मैंने उसमें। हाँ, ट्रिफैनिंग था, कंट्रीब्यूशन ऑफ एंशिएंट ग्रीक। हम लोग जो पढ़ेंगे अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो क्लिनिकल साइकोलॉजी की हिस्ट्री से रिलेटेड है, कि इसके इतिहास के बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पर हम तीन खंडों में इसको डेवलप करेंगे, इसका हम लोग चर्चा करेंगे। एंशियंट पीरियड पढ़ेंगे, फिर मिडाइवल पीरियड, मिडिल एज में क्या हुआ था, एंड मॉडर्न एज में क्या क्या डेवलपमेंट हुए थे, इन सारों का चर्चा होगा। एंशियंट पीरियड में हम ये 5 पॉइंट को कवर करेंगे, ठीक है ना। इसको वीडियो में भेजूंगा बना के, वीडियो में एक बार भेज दूंगा, आप लोग उसको देखिएगा। और एक बार उसको पढ़ वीडियो देखते वक्त जो कुछ भी डाउट होगा लिख लीजिएगा, ठीक है ना, ताकि जब मैं अगला सेशन करेंगे हम लोग तो जनरली डाउट सेशन रहे। समझ में आ रहा है, मैं कुछ क्वेश्चंस करूं, मैं कुछ क्वेश्चंस करूंगा, आप लोग रिप्लाई कीजिए और आप लोग कुछ क्वेश्चंस कीजिए, तो डाउट सेशंस रहेगा वो बेहतर रहेगा। तो एंशियंट पीरियड में हम 5 पॉइंट में कवर करेंगे। एट्रीब्यूटिंग टू सुपर नेचुरल कॉजेज, देखिए फोटो दिया हुआ है, बहुत कुछ बताएगा फोटो से, मैं जानबूझकर पहले फोटो डाला, बिकॉज हिस्ट्री जो पढ़िएगा ना तो एकदम से बोर हो जाएगा। मैं बार बार केवल यहाँ पर टाइम, नाम, समय, नाम, समय, यही सब आते रहेगा, एक एक चीजें सिर्फ, तो बोरिंग टाइप होगा, रिपीटिंग रिपीटिंग लगेगा। ना तो आपको नाम याद रहेगा और ना कोई टाइम याद रहेगा, बोलेंगे हाँ भाई सन 1806 में फलाना ने ऐसा, फिर 1820 में फलाना ने ऐसा, वो फिर वो ऐसा ही रह जाता है। हाँ, तो पिक्चर के माध्यम से एक जनरल कॉन्सेप्ट बनेगा कि एक्चुअली था क्या, ठीक है ना, क्या क्या इवेंट्स हुए थे उस वक्त और मुख्य इवेंट्स क्या क्या थे। तो पिक्चर के माध्यम से हम दिखाए हैं हम। तो पहला है, देखिए उसमें एट्रीब्यूटिंग टू सुपर नेचुरल कॉजेज है। तो उस वक्त सुपर नेचुरल कॉजेज जो है कॉस्मिक जो बॉडीज होती हैं उसके बारे में दिखाया कि चांद तारे हैं, तो लोग कुछ भी हो जाता था प्रॉब्लम्स, तो लोग तुरंत कहने लगते हैं कि ये तो ग्रह नक्षत्र का चक्कर है, चांद तारों का प्रॉब्लम्स है, एट्रीब्यूट करते थे। फिर आगे है कंसेप्ट ऑफ बैड स्पिरिट एंड गुड एविल्स, आत्मा परमात्मा की बात होती थी। हाँ, आत्मा परमात्मा की बात, बुरा आत्मा पर एक्सोर्सिज्म होता है, एक्सोर्सिज्म होते हैं हम लोग झाड़ फूक को, झाड़ फूक किया जाता है ना, तो उसको बोलते हैं एक्सोर्सिज्म। इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। ट्रिफाइनिंग होता था, कल में छेद किया जाता था भूत को निकालने के लिए, सीधे ये परंपरा थी कि इसका दिमाग गड़बड़ हो गया है, हाँ भूत समाया हुआ है इसके अंदर, उसको लोग क्या करते थे, कील से ठोक। ये इजिप्ट में ये बड़े जबरदस्त, बहुत लोगों का ऐसा मिला है कंकाल जिसमें कि उनके होल मिला है उनके उसके ऊपर, तो ये परंपरा, इसको ट्रिफिनिंग बोलते हैं। हाँ, इस चर्चा करेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग ये रोम का कंट्रीब्यूशन पढ़ेंगे कि ये जो हिपोक्रेट्स थे, हाँ हिपोक्रेट्स एंड प्लेटो का फोटो है यहाँ पे, इन्होंने क्या, ये तो हम लोग पढ़ा भी हुआ है, डिस्कस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। देन मिडिल एज में जाएंगे। मिडिल एजेस में एक्सोर्सिज्म एंड विच क्राफ्ट है, अगेन भूत प्रेत और जादू टोना वाला कहानी यहाँ भी शुरू हो गई थी, ठीक है। मास मैडनेस है, एक ही साथ बहुत सारे लोग पागल टाइप बिहेव कर रहे हैं, ऐसा सिचुएशन आया है मास मैडनेस का, इसके बारे में चर्चा करेंगे। लाइकोन थेरेपी है, लाइकोन थेरेपी होती है कि कुछ समय ऐसा है, मास मैडनेस टाइप ही है, बहुत सारे लोग बिलीव करने लगे कि भाई कि मेरे अंदर मैं मतलब लोमड़ी की तरह हूँ, मेरा मतलब जो है फीचर, बॉडी फीचर्स लोमड़ी की तरह है, बहुत सारे लोग ऐसा बिलीव करते हैं, ऐसा ऐसा फेजेस आए हैं मतलब कि हिस्ट्री में। इसको देखेंगे हम लोग। फोक रेमेडीज है, इसके अलावा चल रहा था जड़ी बूटी लोग पिलाते थे, कुछ और भी मिला जुला के पिला रहे हैं, प्रॉब्लम्स, मेंटल प्रॉब्लम्स लोगों को इस टाइप से उपचार किया जाता था। देन एक एविसेना है, इनका नाम एविसेना है, ये मिडिल एज में पर्शियंस थे, हाँ पर्शियंस फिजिशियंस थे, डॉक्टर थे उस समय के, बड़े अच्छा इनका नाम है, इसमें अच्छा कंट्रीब्यूशन है इनका मिडिल एज में, इनका पढ़ेंगे। तो अगला वीडियो हम बना के भेजेंगे आपको एंशियंट और मेडाइवल का, उसको आप लोग पढ़िएगा। फिर नेक्स्ट जो होगा क्लास असेंबल करेंगे, तो हम लोग उसमें डाउट क्लासेस रहेंगे, बेहतर रहेगा, ठीक है ना। आप लोग एक बार वीडियो जरूर देखिएगा और फिर हम लोग डाउट क्लासेस में सब चीज़ों को क्लियर करेंगे, ठीक है। चलिए आप लोग बढ़िया से रहिए, स्टे वेल।
एंड गुड लक। नहीं, क्लासेस रहेगा, ऐसे क्लासेस रहेगा तो थोड़ा सा ठीक है मतलब, और बढ़िया रहा। मैं तो सोचा नहीं था कि इतना क्लियरिटी आएगी, नहीं तो हम शुरू से किए रहते तो जरूरत ही नहीं थी। घर बैठ के पढ़ाई हो जाती है हम लोग की। अच्छा किया। हम्म, ठीक है, ओके, सी यू, बाय।